नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था में कर्ज के बारे में। देखिए, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हर किसी को चलने के लिए कुछ कर्ज लेना ही पड़ता है, यह स्वाभाविक है। हालांकि आपके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने देश के केंद्रीय बैंक से ही ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, या फिर किसी और देश से भी आप कर्जा ले सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर है, चीज़ें चलती हैं। लेकिन चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज से ही चल रहा हो। ये अनेक चिंता उत्पन्न करता है आपके अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए। आज एक ऐसा ही विषय हम लोग के पास है जिस पे हम लोग को चर्चा करनी है। हाल ही में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को समझते हैं, यानी कि मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझे तो हमें एक खास पहलू यह पता लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का लगभग 82% ऋण पे चल रहा है, यानी कि भारत के ऊपर इतना ऋण मौजूद है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय। इन्होंने यहाँ पर कुछ खास बातें और बताई कि किस किस प्रकार से भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया है, क्या क्या उत्तरदायी कारण है, और साथ साथ लगभग पिछले 20 सालों से जुड़े हुए आंकड़े भी बताए गए हैं कि पिछले 20 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कर्ज की स्थिति थी वह कब कब डाउन हुई, कब कब उठी, क्या क्या परिवर्तन हुए, हर एक आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किया। जरूरी है कि हम हर एक बात यहाँ पर समझे जाने, क्योंकि ऐसे विषय हम लोग की परीक्षाओं में आते जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। वही दूसरी खास बात यह है कि जनरली हम लोग अगर कहीं भी सामाजिक बैठक देखें, कहीं पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हो या फिर आप मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, जनरली बातचीत लोग छेड़ देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे कर्जा भी काफ़ी हो गया है। तो ज़रूरी है कि इससे संबंध आपको जागरूकता हो, आप विषय को अच्छे से जानते समझते हो। हर एक बात हम लोग जानेंगे समझेंगे, लेकिन जानने समझने से पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न मेंस में कुछ इस रूप में आ सकता है, तो आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप सभी चीज़ें सॉल्व कर लें। ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्री में भी कुछ बातें यदि पूछी जाए तो कोई असमंजस्य की बात नहीं है, चीज़ें पूछी जा ही सकती हैं। चलिए आगे समझते हैं मामला क्या है। तो देखिए, रिपोर्ट जो थी, मतलब जो भी इन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में एक बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इन्होंने यह की स्थिति बताई कि 20 वर्ष पूर्व जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ था, उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर ऋण था 84.4%। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये 20 साल पहले की बात क्यों लेके चले गए, क्यों उन्होंने बात की वाजपेयी सरकार की। तो देखिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब कभी भी सरकार बदलती है, जैसे कि 2004 में वाजपेयी साहब का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद में आ गए मनमोहन सिंह। इस दौरान क्या होता है कि आपको अपनी पिछली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को ढोना पड़ता है। यह भी बहुत अधिक स्वाभाविक है। मान लीजिए कि मुझे 5 साल मिले, मैंने 5 साल में पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी। दोबारा चुनाव तो होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब दोबारा चुनाव होंगे तो जो अगली सरकार आएगी वो चीज़ों को जानेगी, समझेगी, तो पता लगेगा कि पिछले 5 साल में कितने कितने ब्लंडर हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या स्थिति रही। तो ऐसा माना जाता है कि पिछली सरकार जो कर्जा लेती है, जो नीतियाँ चलाती हैं, जो योजनाएं शुरू करती हैं, उन सभी को अगली सरकार को भी लेके चलना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है कि चीज़ें सिस्टमैटिक हो। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व जब वाजपेयी सरकार की स्थिति थी तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो ऋण था वह था 84.4% कुल जीडीपी का। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने परिवर्तन देखा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कदम यहीं से उठाए जाने शुरू हो गए थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत के वह। तो उस दौरान हमने देखा कि अच्छा खासा परिवर्तन होने लगा। जैसे कि वर्ष 2010-11 के समय पता लगता है कि भारतीय जीडीपी के तुलना में जो ऋण था वह घट करके 66.4% हुआ। लेकिन हम यहाँ पर यह भी नोटिस करते हैं कि 2010-11 के बाद की जो स्थिति थी वह यह थी कि ऋण फिर एक बार बढ़ने लगा था। हम देखते हैं कि 2004 में 84.4% ऋण था। यह ऋण लगभग 2010 तक लगातार घटता ही चला आया। 2010 तक घटने के बाद हम फिर देखते हैं कि इसने एक बार दोबारा चढ़ना शुरू किया। 2010-11 में कुल जीडीपी की तुलना जो ऋण हो गया वह हो गया 66.4%। 2013-14 में यह फिर बढ़ गया और हो गया 67.7%। 18-19 तक आते आते पता लगा कि 70% पे पहुंच गए हम। 19-20 में 75 हो गया और अचानक से 20-21 में 88.5 हो गया। कारण, क्योंकि यह एक ऐसा वित्त वर्ष है जिसमें आप लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग घर बैठे खाए, और पूरी अर्थव्यवस्था चलानी भी जरूरी थी, लोगों के जीवन की रक्षा करनी भी जरूरी थी। कोरोना महामारी आई थी तो इस दौरान हमने देखा कि 88.5% तक कर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर फिर आ गया था। हालांकि चीज़ों को फिर कंट्रोल करना शुरू किया, तो जब कंट्रोल करना शुरू किया तो धीरे धीरे हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 में 83.8%, 22-23 में 81% हो गया।
2023-24 में जो अभी वर्तमान वर्ष को लेकर के अनुमान है वह 82% है। अभी भी एक अच्छा खासा हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था का कर्ज के तहत चल रहा है और अगले वर्ष के लिए भी अनुमान आ गया है। कह रहे हैं कि अगले वर्ष तक कर्जा बढ़ जाएगा और 2024-25 वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो कर्जा होगा यह 82.4% हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव हमें इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रहा है। 2004 में 84.4% घटने के बाद 10 के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ। 2021 कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था ये, और उसके बाद फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि भी प्रयास किया जा रहा है इसके को नियंत्रित करने का। लेकिन अब चिंता का विषय यहाँ पर यह भी है कि आपकी कुल जीडीपी के ऊपर जो कर्जा है वह कुल आपकी जीडीपी के अनुरूप 82% है आज के समय में। यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वह मात्र और मात्र 18% है जो कर्ज में नहीं है, लेकिन बाकी सारा हिस्सा कर्ज के तहत ही चल रहा है। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे जुड़े कुछ मामलों में हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि यह सब क्यों। तो रिपोर्ट ने खुद माना कि देखिए कोरोना महामारी ने हर एक चीज़ जो थी वह स्पष्ट की। यानी कि कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी जो कर्ज की स्थिति है उसके अंदर समा रही हैं धीरे धीरे। हालांकि ये पूरा मामला जो था यह आईएमएफ की तरफ से था। इन्होंने अपने आंकड़े बताए और इनका जो अनुमान था वह यह सब था जितना मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस कर लिया है। यह जो चार्ट है ये भी आईएमएफ की तरफ से ही है। इन्होंने ही बताया कि किस किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थिति बदली है। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठी हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर्ज कंट्रोल हुआ, लेकिन उसके बाद से फिर अच्छा खासा कर्ज इकोनॉमी पे बन गया। ये बात तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की तरफ से दिखा दी गई, लेकिन भारत सरकार हमारी क्या कहती है? दरअसल भारत सरकार का रुख कुछ अलग है। भारतीय आंकड़े अलग बात कहते हैं। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि देखिए जी, जिस समय वर्ष 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली थी, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कब चेंज हुई थी। यूपीए टू एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो सरकार हुई थी वर्ष 2014 में परिवर्तित, जिस समय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 10 साल पूरे कर लिए हैं एनडीए सरकार ने। अब इन्होंने बताया कि देखिए वर्ष 2013-14 वित्त वर्ष के बाद जब हमने इकोनॉमी संभाली थी तो उस समय 50.5% का कर्ज था इकोनॉमी पे। इनके आंकड़े अपने अलग हैं बजट के अनुरूप, जो हम जनरली पढ़ते समझते देखते हैं और हमारे लिए ये खास भी है, महत्वपूर्ण भी है। इन्होंने कहा इतना कर्ज था, हमने कर्ज को खींचा और 2018-19 तक हमने 48.1% कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि फिर कर्ज थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। 2019-20 में 50.7%, 2021 में 60.8%, क्योंकि कोरोना वाली स्थिति में हम लोग आ गए थे। और उसके बाद में वित्त वर्ष 2022-23 में 55.9%, 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष में स्थिति जो अनुमानित है कर्ज की वह 56.9% है। और वित्त वर्ष 24-25 के लिए मान रहे हैं कि थोड़ा सा कर्ज कम होगा और 56% पे हम लोग आ जाएंगे। यह सारे आंकड़े भारत सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट भी समझनी है, आईएमएफ क्या कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हमें यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे अपने सरकारी आंकड़े अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में चीज़ें लिखने जाएंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तुलना में वह अपने आंकड़ों को वरीयता देंगे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए वह आपको अंक देना शुरू करेंगे। तो आप इन आंकड़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यह सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भी बहुत अधिक ज़रूरी है। अब तक की हम लोगों ने बात जो की थी वह की थी परसेंटेज के अंदर कि देखिए इतना परसेंट है, इतना परसेंट। अगर हम अमाउंट की बात करें कि अगर इसको रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, यहाँ पर हमें पता लगता है कि रुपयों में हम देनदारी को समझते हैं तो वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था पे 183.67 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की संभावना है। ये अगले वित्त वर्ष का अनुमान है। अगर हम अभी तक की स्थिति समझे, कुछ पिछले आधारों को लें, तो पता लगता है कि 2011-12 में 45.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। ये बढ़ गया 2018-19 में बढ़कर के 90.84 लाख करोड़ हो गया। और अब एक नई स्थिति हम देखने वाले हैं जो अनुमानित है वर्ष 2024-25 के लिए कि इस समय तक जो कर्ज है वह बढ़कर के 183.67 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर नोटिस करने को यह मिलेगी कि 2018-19 और 2024-25 कोई बहुत अधिक समय नहीं है, लगभग 6 वर्ष का समय लगा है। और लगभग 6 वर्ष के अंदर ही आपने जो कर्जा था वह डबल से भी ज़्यादा कर दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ये आंकड़े भी हमको बता दे रहे हैं।
यह सारी स्थिति हुई कर्ज की कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे कर्ज कितना है। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते होंगे ना ये भी कि ठीक है कर्ज रहा, लेकिन कर्ज को लेकर के सरकार क्या सोचती है, क्या सरकार के पास इसके लिए कुछ इनिशिएटिव है, इन्होंने कुछ डिसीजन ले रखे हैं, यह क्या सोचते हैं, कुछ है मामला इसको लेकर के या नहीं है। यह चीज़ें यहाँ पर अगर हम क्लियर करना चाहें तो आपको एक खास बात ध्यान रखना है। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने जीडीपी ऋण नियंत्रण के लिए एक कानून तैयार किया था। इस कानून को नाम दिया गया था राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून। यह कानून 2003 में लागू हुआ। अब 2003 में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। उन्होंने हर एक चीज को जानते समझते हुए कहा कि ठीक है कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज हो हमारे देश के अंदर, तो इन्होंने कानून बनाया। जिस समय इन्होंने कानून बनाया तो इस कानून के अंदर कुछ मानक निर्धारित किए गए, इन्होंने कुछ टाइमलाइन निर्धारित की कि इस वर्ष तक पहुंचते पहुंचते हम लोग कर्ज की एक इस प्रकार की स्थिति बना लेंगे। क्योंकि इनकी सरकार की स्थिति हम लोगों ने जो देखा पता लगता है कि 84 पॉइंट समथिंग परसेंट का इनके ऊपर डेप्ट आ रखा था। अब इतना ज्यादा कर्ज था तो जरूरी था कि कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, तब जाकर के ये FRBM यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून इन्होंने लागू किया। इसका उद्देश्य यह था कि हम चाहते हैं सरकारी ऋण को कंट्रोल किया जाए, हम मुख्य काम अपने आधार पे करें, अपने ऊपर करें, हम कर्जा ना लें बार बार, और कर्जे को नियंत्रित किया जाए। तो वर्ष 2024-25 के लिए उन्होंने निर्धारित किया कि देखिए जीडीपी की तुलना में हमारा जो कर्ज रहेगा वह 60% तक कम किया जाए। ठीक है, 84% की तुलना में 60% का इन्होंने उस समय निर्णय लिया था। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी फैसला किया था कि देखिए जो ये 60% का ऋण होगा यह ओवरऑल होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मिला जुला करके होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी देनदारियां होंगी वह 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह है हम लोग का उद्देश्य है। यदि इस माइलस्टोन को अचीव कर लिया जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अच्छी और सुखद स्थिति में पहुंच जाएगी। इसकी सभी को बहुत अधिक उम्मीद थी। लेकिन अभी वर्ष 2024-25 आने वाला और हम लोग कहाँ हैं? 40 से डबल से भी अधिक पे हैं हम लोग। ये स्थिति अभी चल रही है। तो जो आंकड़े हमने 20 वर्ष पहले निर्धारित किए थे, हमारी सरकार उन लक्ष्यों को पाने में असफल रही है। ये स्थिति हमको एक यह बात भी बता रही है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण में क्या क्या शामिल है, जिस ऋण की हम लोग बात कर रहे हैं दरअसल में शामिल क्या क्या है। अब आप लोगों ने यह तो समझ लिया कि क्या क्या दरअसल है इकोनॉमी के अंदर, कितना कितना कर्जा है, क्या क्या स्थिति है, IMF क्या कहता है, बजट क्या कहता है। लेकिन उस सब के अलावा एक खास चीज आपको पता होनी चाहिए कि सार्वजनिक ऋण में दरअसल शामिल क्या होता है। तो देखिए इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही ऋण शामिल होते हैं। राज्य सरकार अपने काम को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से ऋण लेती है, ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार की भी यही स्थिति होती है कि यह भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से ऋण लेती है। तो इनकी जो ये ऋण वाली स्थिति होती है उसको हम लोग ओवरऑल पढ़ते समझते हैं तो वह सार्वजनिक ऋण हो जाता है कंप्लीट मामले में, जैसे कि अब तक हम लोग देख करके आए। लेकिन अलग अलग आधारों पर भी इनको पढ़ा जाता है और साथ साथ भी इसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें घरेलू और विदेशी ऋण दोनों शामिल होगा। ठीक है, अब सार्वजनिक ऋण वाली स्थिति यहाँ पर ये होगी कि केंद्र सरकार के पास भी यह अधिकार है कि वह घरेलू हमारे पास जो संस्थाएं हैं या फिर जो भी हमारे पास में विकल्प उपलब्ध हैं जिनसे हम लोग ऋण ले सकते हैं, आप घरेलू स्तर पर लीजिए। साथ साथ केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के ऋण अलग अलग संस्थानों से ले सकती है या किसी और देश से ले सकती है। ठीक इसी प्रकार का अधिकार राज्य सरकारों को भी मिला हुआ है ताकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर चीज़ों को कंप्लीट कर सके। तो इनके पास भी घरेलू ऋण और विदेशी ऋण होते हैं। चीज़ें क्लियर है इतनी? तो इन दोनों ही जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं से भी ऋण लेंगे आपको मूल तो देना ही देना है, आपने जो उधार ली राशि है वो भी आप देंगे, लेकिन एक अच्छा खासा ब्याज का भुगतान भी आपको करना ही पड़ता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चुनौती बनी हुई है फिलहाल इस समय ना, वह बनी हुई है ब्याज की वजह से, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से एक बड़ा अमाउंट जो है वह ब्याज के रूप में बाहर जा रहा है। और इन सभी चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगह से आप ऋण लेते हैं। घरेलू स्तर पर कुछ इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें भी हैं जिसके लिए भी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। छोटी बचत योजनाओं की प्रतिभूतियां, भविष्य निधि की प्रतिभूतियां, भारतीय खाद्य निगम की प्रतिभूतियां, उर्वरक कंपनियों की प्रतिभूतियां, तेल विपणन कंपनियों की प्रतिभूतियां इत्यादि इत्यादि। यह जो स्थिति होती है इनके पास भी यही मामला होता है कि जब कभी भी सरकार इस प्रकार कार्य करती है तो यहाँ भी डेप्ट तैयार हो जाते हैं जिनसे निपटना जरूरी हो जाता है जल्द से जल्द। ऋण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अब तक समझा ऋण क्या क्या होता है, ऋण में क्या क्या शामिल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या स्थिति है कि ऋण के लिए आप उपाय कर सकते हैं और चीज़ों को सुधार सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि FRBM लेकर के आए थे वर्ष 2003 में। अगर हम FRBM की मौलिक संरचना की बात करें तो उसमें पहले ही कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित कर देंगे हम कर्ज को। यह शुरुआती स्थिति थी, लेकिन जिस समय 3% की बात की गई बहुत अधिक आलोचनाएं हुई थी, मना कर दिया गया था कि नहीं होगा, जिस वजह से फिर चीज़ों को बदला गया, जाना समझा गया। और जो 3% माना था ना उन्हें कर्ज कर देंगे, यह 2020-21 तक के लिए माना था। लेकिन अभी की स्थिति कितनी है? हम 80% कर्ज में है, यह हम लोग देख पाते हैं।
तो इन सभी के लिए क्या होता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग नीतियां अपनाई जाती है, अधिनियम बनाया गया था, बहुत सारी चीजें सोची गई थी, लेकिन पूरी तरह से वह सफल नहीं हुई। इसके अलावा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण इस समय बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये। यदि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करने के अंदर हमारी सरकार यदि सफल हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत सारी चीजें सुधार सकते हैं, क्योंकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की स्थिति जो है वह अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, आपके पास फंड्स अच्छे हो जाएंगे और आप चीजों से उभरने में सफल हो पाएंगे और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी काम करना होगा आप अपने ही दम पर, अपने ही स्तर पर हर एक चीज को निपटा पाएंगे। जिस प्रकार से 2003 में सरकार लेकर के आई थी FRBM, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में हमारी जो सरकार है वह लेकर के आई है ग्लाइड पाथ। इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर डेब्ट को कंट्रोल किया जाए। इन्होंने इसकी घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट में की थी, तब इन्होंने अलग अलग चीजें बताई थी। इस दौरान इन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP अनुपात को 4.5% तक हम लोग सीमित कर देंगे, इसकी हम लोग को उम्मीद है। इसके अलावा अगर आपको कोई महत्वपूर्ण उपकरण अपनाना होगा इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और ऋण को कंट्रोल करने के लिए, तो देखिए आपके पास है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उत्पादन बढ़ाइए। जितना अधिक इन्वेस्ट होगा, जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बहुत अधिक मदद करता है सरकार को इस प्रकार से कर्ज से निकलने के लिए। यह दो महत्वपूर्ण विकल्प है, इन्फ्लेशन और उत्पादन वृद्धि। यदि आप इस प्रकार की चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह दोनों ही क्षेत्रों पर फोकस करना भी बहुत अधिक ज़रूरी होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको किया जाना बहुत अधिक ज़रूरी है, इसके माध्यम से ही सरकार निकल सकती है। भारत सरकार की स्थिति क्या है? भारत सरकार इन्वेस्टमेंट पे बहुत अधिक फोकस दे रही है, मेक इन इंडिया चला रही है, उत्पादन बढ़ाना चाहती है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक सफलता सरकार को नहीं मिली है जिस प्रकार की डेब्ट की स्थिति हमारे सामने है। और इसके लिए इसमें कोई दो राह नहीं है कि महामारी बहुत अधिक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वह महामारी आने के बाद में बहुत अधिक उलट पलट गई हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उलट पलट गई हैं। तो ज़रूरी है कि एक ऐसा प्रश्न आप लोग तैयार कर लें अपने लिए, ताकि कभी भी आने वाले एग्जाम में आप देखें तो बहुत अच्छे से आंसर आप मेंस में लिख पाएंगे। तो अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, यह अब आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको कुछ डाउट रहता है, प्रश्न रहता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार के ऊपर कर्ज की स्थिति देख करके, जान करके कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइएगा। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।